Hello students, welcome to Sukshma's. I am Tamanna Mehta, Sukshma's self learning coach. तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक ट्रांसलेशन। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसलेशन को इन प्रोसेस मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे होता है उसको इन डीप स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसमें से किस टाइप की कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं बहुत इजीली। ओके, तो बच्चों ट्रांसलेशन क्या होता है ये हमें बहुत क्लियरली ये चीजें बहुत क्लियरली पता होती हैं कि जो हमारा सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो कहता है कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। द प्रोसेस इन विच डीएनए बना रहा है आरएनए को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जबकि जहां पर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है मतलब प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ आरएनए, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। हमें ये भी चीज बहुत क्लियरली पता है कि आरएनए जो होता है, आरएनए जो होता है वो बहुत टाइप्स का होता है। तो बहुत टाइप्स में से हमारे पास कौन कौन सी होती है? एमआरएनए होता है एक हमारे पास आरआरएनए होता है, एक हमारे पास होता है टीआरएनए। इनमें से जो एक आरएनए, वन टाइप ऑफ आरएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन एक्सप्रेशन, जिससे प्रोटीन बन रहा है, वो होता है एमआरएनए। ओनली एमआरएनए इज गोइंग टू मेक प्रोटीन, एमआरएनए ही प्रोटीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो डीएनए से हमें चाहिए एमआरएनए बने, एमआरएनए से हमें चाहिए प्रोटीन एक्सप्रेशन हो। तो जहां पर इन डीप अगर हम देखें जहां पर एमआरएनए से प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन टू बी एज ट्रांसलेशन। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। तो बच्चों जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो तीन कैटेगरीज में इन्वॉल्व होता है। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है इसकी तीन कैटेगरीज होती है। सबसे पहले ये होता है इनिशिएशन, नंबर वन इज इनिशिएशन, नंबर टू इज इलोंगेशन, इलोंगेशन, नंबर थ्री इज टर्मिनेशन। तो बच्चों तीन प्रोसेस है किसके? ट्रांसलेशन के। क्या है? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो बच्चों इतने से कॉन्सेप्ट में अभी हमने कुछ इन डीप नहीं स्टडी किया, हमने बेसिक देखा है। तो इतने से बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं हमें नजर आ रहे हैं, तो पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, जो बहुत बारी हम लोगों को इतना सिंपल लैंग्वेज में दिया होता है, हम बहुत इजीली हमें ये पढ़ते सारी जैसे हमने ये सुना ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स। क्या होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में? ऑप्शंस हम लोग क्या रख रहे हैं? आरएनए टू प्रोटीन, ये हमने ऑप्शन वन ले लिया। बी ऑप्शन हमने क्या लिख दिया? डीएनए टू प्रोटीन। सी ऑप्शन हमने क्या लिख दिया? डीएनए टू आरएनए। डी ऑप्शन क्या लिख दिया? ऑल ऑफ द अबव। हमें बहुत क्लियरली पता है ये चीज, इसमें जो हमारा आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। मोर ओवर इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम दूसरे वे में कैसे पूछ सकते हैं? इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम दूसरे वे में ऐसे भी पूछ सकते हैं। कैसे हम बनाएंगे? कैसे अब इस क्वेश्चन को सेकंड वे में किस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे? वो हम इस टाइप से बनाएंगे कि द कन्वर्जन of protein, the conversion of protein from RNA is, अब आगे क्या हमारे पास बनेगा? ए ऑप्शन हमने क्या लिख दिया? ट्रांसलेशन। बी ऑप्शन हमने क्या लिख दिया? ट्रांसक्रिप्शन। सी ऑप्शन हमने क्या लिख दिया? रेप्लिकेशन। डी ऑप्शन हमने क्या लिख दिया? ऑल।
तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो देखो हमने क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन क्या बनाया है, बनाया तो रिलेटेड टू ट्रांसलेशन ही है, बट बनाया किस टाइप से, हमने एक ही चीज को दो टाइप से क्वेश्चन बना लिया, हमने दो टाइप से एमसीक्यू जनरेट कर लिया हमने बहुत इजीली. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अब और इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अब हमने अब हमने बेसिक सा देख लिए कि इस वे में चल रहा है. तो अब अगर हम इसको दूसरे वे में देखने की कोशिश करें कि कैसे हमारे पास जो और कैसे बन सकते हैं, ये तो हमने देख लिए कि ये हमारे पास ऑप्शन बन रहे हैं और ये सब कुछ बन रहा है, ठीक है. तो अभी इसी वे में अब एक और चीज देखते हैं. अभी हमने क्या देखा था कि जो mRNA है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन. तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इससे भी हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे हम लोग? विच टाइप ऑफ RNA is involved in protein expression. So we clearly know this thing. कौन से type of RNA is involved in protein expression? नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग? mRNA. नंबर 2 क्या लिख लिया हमने? tRNA. नंबर 3 क्या लिख लिया हमने? rRNA. नंबर 4 क्या लिख लिया हमने? नन. हमें बहुत क्लियरली पता है, ये चीज तो हम ऑलरेडी कर चुकी है कि जहां पर mRNA होगा, mRNA से ही प्रोटीन एक्सप्रेशन होगा. मोर ओवर इसको हम एक और थोड़ा स्पेसिफिक कर देते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा था. हम क्वेश्चन में ये भी पुट कर सकते हैं, हम इस टाइप से भी एक और क्वेश्चन बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? mRNA टू प्रोटीन, this process is called. अब आगे हम ऑप्शंस में क्या क्या रख लेते हैं? ऑप्शन में रख लिया जी हमने ट्रांसक्रिप्शन. बी ऑप्शन हमने क्या लिख लिया? ट्रांसलेशन. सी ऑप्शन रख लिया हमने रेप्लिकेशन. डी ऑप्शन लिख दिया हमने नन. हमें बहुत क्लियरली पता है कि mRNA से प्रोटीन बना लो या RNA से प्रोटीन बना लो, बात तो सेम है. अगर उससे प्रोटीन एक्सप्रेशन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एज ट्रांसलेशन. आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. सो मूविंग फॉरवर्ड, मोर ओवर हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. सो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीरीज ऑफ प्रोसेस इन ट्रांसलेशन आर. कौन से सीरीज किस क्या होता है? हम लिख देते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. हम शॉर्ट फॉर्म पे अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है. या फिर पहले इलोंगेशन फिर इनिशिएशन फिर टर्मिनेशन, ऐसा भी नहीं होता. आगे हम लोग क्या करेंगे? पहले टर्मिनेशन फिर इनिशिएशन फिर इलोंगेशन, ऐसा भी नहीं होता है. पहले टर्मिनेशन फिर इलोंगेशन फिर इनिशिएशन, ऐसा भी नहीं होता है. तो हमें बहुत क्लियरली पता है इसमें आंसर क्या होने वाला है. इसमें आंसर ये होने वाला है कि पहले इनिशिएशन होती है फिर इलोंगेशन होता है एंड फिर टर्मिनेशन होता है. अब इन्हीं सारे प्रोसेसेस को भी हमने ये तो देख लिया, इससे बेसिक क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे बना सकते हैं हम इसको बहुत इजीली. हमारे लिए बहुत इजीली हमें पता चल गया कि सबसे पहले इनिशिएशन होगी फिर इलोंगेशन होगी फिर टर्मिनेशन होगी. अब इसी कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं. ये डायग्राम है बच्चों. इस डायग्राम में इन होल जो हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो एक्सप्लेन्ड है. ओके, तो इसको इन होल हमने स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं. तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है हमारे पास tRNA होता है विद अमीनो एसिड. हमारे पास लार्ज राइबोसोमल यूनिट होती है, हमारे पास स्मॉल राइबोसोमल यूनिट होती है, और हमारे पास एक और क्या होता है? हमारे पास mRNA. तो ये चार चीजें होनी जरूरी है. अगर इनको चार को मैं शॉर्ट फॉर्म में 3 में भी लिखूं तो हमारे पास tRNA विद अमीनो एसिड होना जरूरी है, हमारे पास राइबोसोम होना जरूरी है, हमारे पास mRNA होना जरूरी है. तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है. तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है. जैसे कि हमने अभी ऑलरेडी स्टडी किया कि पहले इनिशिएशन होती है फिर इलोंगेशन होती है फिर टर्मिनेशन होती है. होता प्रोसेस इन डीप यही है. इनिशिएशन होती है, इलोंगेशन होती है, टर्मिनेशन होती है. बट इस प्रोसेस में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एट पर्टिकुलर स्टेजेस.
तो पहले हम इसको इन होल पढ़ते हैं। इनिशिएशन मीन्स ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इनिशिएशन में ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स बनता है और जो टीआरएनए है वो अपना पहला अमीनो एसिड लाता है पॉलीपेप्टाइड चेन पे और बाइंड कर जाता है किसके कोडोन से, एमआरएनए के कोडोन से। ठीक है, मतलब कि जब हमारा एमआरएनए ज्वाइन होगा किसके साथ, हमारे राइबोसोम के साथ, तो वहां पर क्या होगा, हमारा टीआरएनए आएगा जिसके ऊपर अमीनो एसिड होगा और वो आके ज्वाइन कर जाए हमारे राइबोसोम के अंदर एमआरएनए के कोडोन के साथ। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये प्रोसेस जहां पे वो ज्वाइन हो रहा है, दिस इज इनिशिएशन। मोर ओवर, अब अगला आगे क्या होगा, जब ज्वाइन हो गया क्या होगा, इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इलोंगेशन में क्या होगा कि टीआरएनए जो होगा वो अपने अमीनो एसिड वन बाय वन लाता रहेगा और उसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन ऐड करता रहेगा। मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है दैट इज इनिशिएशन, जहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी जा रही है दैट इज इलोंगेशन। आगे क्या रह गया, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा कि जो रिलीज फैक्टर है वो स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा। जो रिलीज फैक्टर है वो स्टॉप कोडॉन को, जैसे ही स्टॉप कोडॉन पे मतलब हम लोग आ गए, जैसे ही स्टॉप कोडॉन पे हम लोग आ गए, जो ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स बना होगा जिसमें हमने टीआरएनए राइबोसोम एमआरएनए हुआ, वो खुल जाएगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा एंड कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज। तो एक जो पॉलीपेप्टाइड हम बना रहे हैं अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के, ये रिलीज हो जाएगी, इस वे में प्रोटीन बन जाएगा। ये तो हो गया बेसिक ट्रांसलेशनल प्रोसेस। तो अब इनमें से क्वेश्चंस हमें क्या बनते नजर आ रहे हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते नजर आ रहे हैं हमें, अभी जबकि हमने इसको इन डीप स्टडी नहीं किया है। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते नजर आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो, इन विच स्टेज ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट्स। कौन सी स्टेज पे जो हमारा ट्रांसलेशनल प्रोसेस है, जो सॉरी ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स है, वो डिसोशिएट होता है। हमने अपने ऑप्शंस में क्या रख लिया, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, डी ऑप्शन लग दिया ऑल। अभी हमने प्रीवियसली क्या चीज देखी कि डिसोसिएशन, जो हमारा डिसोसिएशन हो रहा है ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स का, कहाँ हो रहा है, इन द केस ऑफ टर्मिनेशन। सो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी टर्मिनेशन। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। मोर ओवर बच्चों, और भी हमें क्वेश्चन बनते नजर आ रहे हैं। हम ऑप्शंस नहीं चेंज करेंगे, हम जरा अब हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे, ऑप्शन सेम रखेंगे, ऑप्शन और हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे और हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं हमें सिंपल, इसी बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट से। वो क्या है बच्चों, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया इलोंगेशन में क्या हो रहा है। इलोंगेशन में हो रहा है कि अमीनो एसिड, टीआरएनए अमीनो एसिड ला रहा है वन बाय वन एंड ऐड टू पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब हम क्वेश्चन क्या चेंज करेंगे, इन विच स्टेज amino acids are joining polypeptide chain। In which stage amino acids are joining polypeptide chain। क्वेश्चन सेम रहा, क्वेश्चन हमने डिफरेंट कर दिया, ऑप्शन सेम है, तो अब आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा। टर्मिनेशन की बजाय क्या आएगा, elongation is going to be the answer। in a similar manner initiation से भी एक क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, चलो बनाकर देखते हैं। इनिशिएशन से क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। so at which stage translational complex formed। At which stage translational complex is formed। कौन सी स्टेज पे ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और क्वेश्चन चेंज कर दिया, ऑप्शंस भी सिमिलर है बट आंसर भी चेंज हो जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी इनिशिएशन। इन दिस मैनर बेसिक से हमारे, इसी चीज से बेसिक से हमारे पास क्या बन रहे हैं, हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस बन रहे हैं। मोर ओवर, अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे एमआरएनए भी होता है। एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन में मैंने लिख दिया राइबोसोम। एमआरएनए के पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, टीआरएनए होता है, स्टार्ट
एंड स्टॉप कोडोन। हमें बहुत क्लियरली पता है जो एमआरएनए होता है उसमें सिर्फ स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन होता है। सो हमने यहाँ से ये देखा था हमने कि एमआरएनए होता है, ये स्टार्ट कोडोन है, स्टॉप कोडोन होता है हमारे पास जो राइबोसोम होती है इसकी स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट होती है। टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड हम लोग लगाना पड़ता है। टीआरएनए के पास एंटी कोडोन रीजन भी प्रेजेंट होता है। तो इसी से एमआरएनए से मैंने क्वेश्चन बना लिया। सिमिलर मैनर में बच्चों आप राइबोसोम पे भी ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बनाओगे बच्चों? क्वेश्चन में चेंज क्या करोगे? राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ ऑप्शंस क्या रहेंगे? लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा? टीआरएनए। थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा? एमआरएनए। फोर्थ ऑप्शन रहेगा नन। तो हमें आंसर बहुत क्लियरली पता है कि लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। तो बच्चों आपका जो वे होना चाहिए इस चीज को समझने का वो इस वे में होना चाहिए कि अपने आप ही आपको सामने ही क्वेश्चन बनते नजर आए और इस वे में आप मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस बना पाओ। एक पर्टिकुलर एक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस बना पाओ। अब बच्चों होएगा क्या? अभी हमने बेसिक कर लिया, थोड़ा सा इन डीप स्टडी करते हैं। इन डीप में क्या होगा बच्चों? इन डीप में ये होगा, इनिशिएशन हो रही है बच्चों। तो इनिशिएशन में क्या हो रहा है? इनिशिएशन में हमारे कुछ फैक्टर्स, पहले तो इनिशिएशन में सबसे बेसिक चीज क्या होगी कि जो हमारा टीआरएनए है उसके ऊपर अमीनो एसिड आएगा। तो इसमें हो क्या होएगा? क्या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होती है। इनिशिएशन में चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होती है। कैसे होती है बच्चों? सबसे पहली बात तो IF1, IF2 एंड IF3, तीन फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स। ओके, तो तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन द केस ऑफ इनिशिएशन। IF1, IF2 एंड IF3, these three factors are involved in the case of initiation. ओके, अब होता क्या है? पहली बात तो यही कि इससे भी हमारे क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं, पर पहले एक बार हम ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन हम क्वेश्चंस बनाएंगे। मीनवाइल आप अपने साथ साथ क्वेश्चन देख सकते हो कि किस किस टाइप से बच्चों क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? IF3 आया, IF3 बाइंड कर गया राइबोसोम की ई साइड पे, बाइंड्स टू ई साइट ऑफ राइबोसोम, ई साइट ऑफ 30S राइबोसोम। 30S राइबोसोम मतलब स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, जब ई साइट पे आके वो बाइंड किया 30S की, तो क्या हो गया? डिसोसिएशन हो गई। डिसोसिएशन क्या हो गई कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स था वो डिसोसिएशन हो गई उसकी। IF3 गया, डिसोसिएशन होगी पूरे कॉम्प्लेक्स की। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? IF1 आया, उसने जाके बाइंड हुआ, किससे बाइंड हुआ? टू ए साइट। बाइंड हो भी 30S की बात करें, बाइंड टू द ए साइट। ए साइट पे बाइंड होने के बाद क्या हुआ? ये ए साइट पे बाइंड हो गया, IF3 ई साइट पे बाइंड हो गया। अब इसका दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है कि ए एंड ई साइट ऑफ राइबोसोम is blocked. Okay, so A and E side of ribosome is blocked. जब ये ब्लॉक्ड है बच्चों, अब क्या होगा? अब ये ब्लॉक्ड है, अब हमारा आएगा जी लास्ट फैक्टर, कौन सा? IF2 आया भाई। वो आगे कहता, ये आया किसके साथ? अकेला नहीं आया, वो आया चार्ज्ड टीआरएनए के साथ। चार्ज्ड टीआरएनए के साथ। चार्ज्ड टीआरएनए का मतलब क्या हुआ बच्चों? टीआरएनए जिसके साथ अमीनो एसिड लगाओ, जैसे कि इस केस में ये रहा हमारा चार्ज्ड टीआरएनए। टीआरएनए विद फर्स्ट अमीनो एसिड, टीआरएनए विद फर्स्ट अमीनो एसिड इसके साथ आया जी, आ गया। ये आया चार्ज टीआरएनए, IF2 के साथ आ गया, IF2 के साथ आगे बाइंड कर गया। ये किस कहाँ पे, कौन सी साइड पे बाइंड कर गया? हमें बहुत क्लियरली पता है बाइंड कहाँ पे करेगा? पी साइड पे। क्यों पी साइड पे करेगा? ए एंड ई साइड आर ऑलरेडी ब्लॉक्ड। वी नो दिस थिंग कि हमारे IF3 ने ई साइट, हमारे IF1 ने ए साइट ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया। तो जो हमारा चार्ज्ड टीआरएनए आएगा विद IF2, इट विल बाइंड टू द पी साइट ऑफ द राइबोसोम एंड दिस कॉम्प्लेक्स, जो अभी ये कॉम्प्लेक्स इन टोटल बना है, दिस इज नोन टू बी एज 30S इनिशिएशन, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। Okay, this process is known to be as 30S initiation complex. I hope this thing is very clear to you. Okay, so अब बच्चों ये तो हमारा हो गया, हमने बना लिया 30S initiation complex. Okay, ये हमारी यहाँ पे चीज आ गई। अब क्या होगा बच्चों? अब क्या हो रहा है
कि हमारा जो, अब ये कॉम्प्लेक्स तो बन गया हमारा, अब क्या है हमारा जो IF3 है जो कि बाइंड किया था ई साइड से, ये निकल जाएगा, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अब इससे क्या हुआ, IF3 रिलीजेस, IF3 निकल गया, IF3 निकल गया। इसके निकलने से क्या हुआ कि जो हमारा 50s था, मतलब जो हमारा लार्जर यूनिट था 50s सब यूनिट, जो हमारी 50s सब यूनिट थी वो बाइंड कर दी, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, वो बाइंड कर दी किसके साथ, 30s के साथ। प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं ना बच्चों हम लोग, तो क्या होगा कि 50s जो सब यूनिट है वो 30s के साथ चल के जाके बाइंड हो गई। अब क्या होगा, अब हमारा एक ही, हमारे दो फैक्टर्स हैं IF2 और IF1, यही बचे हैं। IF1 हो जाएगा रिलीज, इसके बाद हो जाएगा IF1 रिलीज, IF1 के बाद क्या हो जाएगा, IF2 रिलीज। ठीक है, अब IF1 भी रिलीज हो गया, IF2 भी रिलीज हो गया। इट मीन्स अब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स तो हमारा 50s 30s जुड़ गया हमारा, कॉम्प्लेक्स तो जो बना हमारा वो पूरा बन गया, हमारा पूरा राइबोसोम 70s का बन चुका है। 70s राइबोसोम बना हुआ है जिसकी एक साइड पे, कौन सी साइड पे, पी साइड पे तो हमारा चार्ज tRNA है, बाकी सारी साइड्स अब फ्री हैं। अब सारी साइड्स अब फ्री हैं, तो अब जो कॉम्प्लेक्स बना होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, complex formed, this complex which is formed now is known to be as 70s initiation complex. Okay, I hope this thing is very clear to you. हुआ क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इनिशिएशन में क्या हुआ है, तीन फैक्टर्स थे हमारे पास, IF1 IF2 एंड IF3। तीन फैक्टर्स थे, तीन में से सबसे पहले हमारा IF3 आया। IF3 ने आके क्या किया, हमारा 30s सब यूनिट पे जुड़ गया और हमारे ई साइड पे जुड़ा 30s की, और हमारा डिसोसिएशन करवा दिया किसका, कॉम्प्लेक्स का। देन हमारा IF1 आया, IF1 आके बाइंड किया ए साइड ऑफ अगेन 30s राइबोसोमल यूनिट, स्मॉलर यूनिट। ओके, अब ए और ई साइड तो हो गई उसकी भाई ब्लॉक। अब हमारा IF2 आया, लेकर वो आया चार्ज TNA, चार्ज TNA मतलब tRNA विद अमाइनो एसिड, ये आए हमारे पास, दैट बाइंड्स टू द पी साइड ऑफ द राइबोसोम। अब वो पी साइड से बाइंड हो गए, जैसे ही वो पी साइड से बाइंड हुए, हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना, दैट इज नोन टू बी एज 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या हुआ, जब 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, सबसे पहले तो हमारा IF3 रिलीज हो गया। जैसे हमारा IF3 रिलीज हो गया, हमारा IF3 रिलीज होते सार हमारा जो लार्जर यूनिट थी, लार्जर सब यूनिट थी, दैट गेट्स अटैच्ड टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ हमारा राइबोसोम। तो जब वो अटैच होगी तो धीरे धीरे IF1 भी निकल गया, IF2 भी निकल गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स बचा राइबोसोम का जिसके पास क्या है, जिसके पास एक चार्ज्ड tRNA है, एंड दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज नोन टू बी 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इसमें से बच्चों मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे, विच complex is formed, which complex is formed before 70s initiation, which complex is formed before 70s initiation complex। तो हमने ऑप्शंस में हमने क्या लिख लिया खुद को, हमने ऑप्शंस में लिख लिया कि 30s बन रहा था, हमने 70s 40s 60s सारे लिख लिए, तो हमें आंसर पता है बहुत क्लियरली कि 30s is going to be the answer, 30s of initiation complex is going to be the answer। in a similar manner this can also be asked in this way, आप इसमें से भी क्वेश्चन बना सकते हो, which complex in initiation will be formed after 30s initiation complex। कौन सा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा आफ्टर 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तो हम क्या बोलेंगे 70s। दूसरा ऑप्शन हमने बी ऑप्शन क्या ले लिया, इसको ले लेते हैं ए ऑप्शन, इसको ले लिया हमने बी ऑप्शन 80s, सी ऑप्शन हमारा 90s, डी ऑप्शन हमारा 100s। हमें बहुत क्लियरली आंसर पता है कि आंसर इज गोइंग टू बी ए, दैट इज 70s। मोर ओवर
हम इसको इस वे में भी, जो इस वे में भी क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, इस वे में भी बच्चों क्वेश्चन बनता है। एक और नजर आ रहा है इसमें से, कैसे वो, विच सब, ये तो हमने ये, इसको तो हमने ये पूछ लिया ना कि एट द एंड जब 30s के बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो तो 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हम देखेंगे विच सब यूनिट ऑफ राइबोसोम will bind to will bind to 30s ribosomal 30s ribosomal सब यूनिट। ठीक है, तो 30s राइबोसोमल सब 30s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ कौन सी सब यूनिट जुड़ती है, 50s, बी मैंने लिख दिया 70s, सी मैंने लिख दिया 90s, डी मैंने लिख दिया 80s। तो हमें पता है कि 70s तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, पर 30s के साथ दूसरी जो लार्जर सब यूनिट होती है वो कौन सी होती है, 50s होती है। ठीक है, मोर ओवर अभी हमने हमने प्रीवियसली क्या देखा है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, IF1, IF2 एंड IF3। इट कैन ऑल्सो बी, इसको इस वे में भी आप क्वेश्चन को पुट कर सकते हो। कैसे करोगे बच्चों, विच फैक्टर blocks the p site। ऑप्शन मैं लिख देती हूँ पहले, IF1, p की जगह आप a साइड लिखो पहले। इसमें अब अभी हम देखेंगे कि मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से। ठीक है, हम उसको उसी नजर से देखेंगे अभी। तो अब हमने क्या क्वेश्चन बना लिया है, विच फैक्टर ब्लॉक्स द ए साइट, विच फैक्टर्स ब्लॉक द ए साइट। तो हमें यहाँ पे पता है कौन से फैक्टर ने ए साइट को ब्लॉक किया था, IF1 ने। आंसर इज गोइंग टू बी IF1। सिमिलर मैनर में अब हम एक वर्ड चेंज करेंगे और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ए साइट की जगह हम कौन सी साइट करेंगे, अब ई साइट। तो अब ए की जगह हमने कर दिया विच फैक्टर ब्लॉक्स द ई साइट। ई साइट कौन सा फैक्टर ब्लॉक कर रहा है, IF3। ऑप्शन सेम रहे पर आंसर हमारा क्या हो गया, नाउ IF3 इज गोइंग टू बी द आंसर। इन अ सिमिलर मैनर अभी ए ही हो गया, अब हम इसको एक और वे में पूछ सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों, विच फैक्टर comes to p site with charged tRNA। कौन सा फैक्टर है जो कि पी साइड पे जाता है विद चार्ज tRNA। तो ऑप्शंस अभी भी सिमिलर रहेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, IF2 इज गोइंग टू बी द आंसर। मोर ओवर इसी से एक और बच्चों एक MCQ बनता नजर आ रहा है, वो कैसे बनेगा बच्चों, देखो कैसे बनेगा। हम क्या लिखेंगे, हम कैसे क्वेश्चन बना देंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अपने साथ, नहीं हम ये इसको ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं कि which RNA comes with IF2 at P site। कौन सा RNA है जो IF2 के साथ आता है, कहाँ आता है, एट P site। तो कौन सा RNA है, हमें बहुत क्लियरली पता है tRNA है। तो हम ऑप्शंस में क्या लिखेंगे, tRNA, चार्ज्ड tRNA, अकेला RNA या DNA। तो हमें इसमें आंसर बहुत क्लियरली पता है बच्चों, चार्ज्ड tRNA इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, अकेला tRNA नहीं, चार्ज्ड tRNA आता है IF2 के साथ। वो आके क्या करता है, वो आके बाइंड करता है एट द P साइड। सो इन दिस वे बच्चों बेसिक से कॉन्सेप्ट से देखो हमने कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बना लिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इनिशिएशन हम लोग कर चुके हैं, अब हम करेंगे इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन के बाद खत्म। तो बच्चों इलोंगेशन आया, इलोंगेशन में क्या है, इलोंगेशन में मतलब, इलोंगेशन का मतलब क्या था, ये जो हमारा जो tRNA आ रहा है वो हमारा क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को जोड़ी जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाएगा, यही था इलोंगेशन में। तो इलोंगेशन फैक्टर्स हैं कुछ, इलोंगेशन फैक्टर्स हैं कुछ। कौन कौन से इलोंगेशन फैक्टर्स हैं, इलोंगेशन फैक्टर है EFTU, EFTS, EFG।
सो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि हैं हमारे इलोंगेशन फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये 3 फैक्टर्स हैं। सो अब होगा क्या, क्या होगा कि जो EFTU है इसका काम क्या रहेगा, ये चार्ज जो हमारा चार्ज अमाइनो एसिड होएगा ना, ये लेके आएगा उसको ए साइड पे, ए साइड पे ले आया, ए साइड पर लेके आएगा और उसके बाद ये रिलीज हो जाएगा, खुद ये रिलीज हो जाएगा। मतलब कि चार्ज अमाइनो एसिड को ए साइड पर लेके कौन जाएगा, EFTU। जैसे ही ले गया वहां पे जाके अटैच कर दिया, खुद ये रिलीज हो जाएगा। सिमिलर मैनर में TS का काम क्या है, TS का काम है सिंपल रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग है, काम है उसका रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग किसकी, बस GTP को GDP में कन्वर्ट कर देगा या GDP को GTP में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसका ये काम है। मोर ओवर अब EFG का क्या काम है, EFG जो हमारा थर्ड फैक्टर है, इसका क्या काम है, इसका काम है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब कि जो हमारा tRNA आ रहा है उसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट कहाँ पे करना है, कहाँ पे करोगे शिफ्ट, इसको शिफ्ट कर देंगे पी साइड पे। ट्रांसलोकेशन मतलब यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं, ट्रांसलोकेशन मींस tRNA को हमने कर दिया शिफ्ट। शिफ्ट कहाँ कर दिया, टू पी साइड, शिफ्ट ही करेंगे, पी साइड पे शिफ्ट कर दिया। कब तक करेंगे, अंटिल अंटिल टर्मिनेशन। लो जी, ये हमारा इलोंगेशन भी खत्म हो गया है। 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जिसमें से एक फैक्टर का काम तो है चार्ज अमाइनो एसिड लाना है, इसका काम तो रिसाइकलिंग है, सिंपल सा, इसको तो भूल ही जाते हैं। एक का काम है कि जो जो मेन काम है कि हमने अमाइनो एसिड्स को लाना है, अमाइनो एसिड्स को ला दिया, उसको शिफ्ट कौन करवाएगा, उसकी प्लेस को राइबोसोम में, वो करवाएगा हमारा EFG। 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गया, जो रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहा है वो है हमारा EFTS। तो अब इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं बच्चों। पहली बात तो which elongation factor which elongation factor brings charged amino acid to P site, sorry to A site। कौन सा फैक्टर है जो कि चार्ज अमाइनो एसिड को लेकर आ रहा है, कहां पे लेकर आ रहा है, ए साइड पे। तो हमने ऑप्शंस में क्या क्या सारे हमने फैक्टर्स लिख दिए, EFTU, EFTS, EFG इलोंगेशन फैक्टर G, D हमने लिख दिया नन। हमें पता है इसमें आंसर रहेगा ये। अब हम क्वेश्चन चेंज करेंगे पर हम ऑप्शन सिमिलर रखेंगे। विच इलोंगेशन फैक्टर, यहाँ पे हमने यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन, हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन। तो अब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, ऑप्शन सेम रहेंगे, अब जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा EF इलोंगेशन फैक्टर G इज गोइंग टू बी द आंसर। मोर ओवर इससे हम एक और टाइप ऑफ MCQ बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, विच इलोंगेशन फैक्टर हेल्प्स इन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग GDP टू GTP। कौन सा इलोंगेशन फैक्टर हेल्प करता है, अगेन ऑप्शन सेम रहेगा और आंसर क्या हो गया, इलोंगेशन फैक्टर TS। सो इन दिस वे हमने मल्टीपल क्वेश्चंस बना लिए। मोर ओवर हम इसमें ये भी बना सकते हैं, विच फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्व इन इलोंगेशन। कौन सा फैक्टर है जो इलोंगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ऑप्शन मैंने ले लिए सेम ऑप्शन, ऑप्शन 1 ले लिया ये, ऑप्शन 2 ले लिया ये, ऑप्शन 3 ले लिया ये, ऑप्शन 4 मैंने ले लिया IF2। तो हमें बहुत क्लियरली पता है IF2 इज अ इनिशिएशन फैक्टर, सो इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इलोंगेशन। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो बच्चों मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास अब बचा है टर्मिनेशन। अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, इस ये भी हमने एक MCQ बना के देख लिया है। वो लॉन्ग चेन बनती जा रही है, वो इलोंगेशन में आ गया है, इनिशिएशन होगी, इलोंगेशन होगी। अब बात आ गई टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन पर हमारे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे दैट आर RF1, RF3, RRF, RF1, RF3 एंड RRF। 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, पर कैसे, जैसे ही अब ये हमारी यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी ट्रांसफर करवाई जा रही है, ट्रांसलोकेशन करवाई जा रही है,
ई एफ जो इलोंगेशन फैक्टर जी है हमारा, ये हमारी ट्रांसलोकेशन करवाई जा रहा है। कब तक करवाएगा? अंटिल अंटिल स्टॉप कोडोन नहीं मिलता, अंटिल स्टॉप कोडोन। जैसे ही स्टॉप कोडोन मिल गया, जैसे ही स्टॉप कोडोन आ गया हमारा एमआरएनए पे, स्टॉप कोडोन पे हमारा पहुंच गया कॉम्प्लेक्स, जैसे स्टॉप कोडोन आ गया हमारा, तो क्या होगा? RF1 RF3 एंड RRF ये हेल्प करेंगे हमारे किसमें? टर्मिनेशन पे। होगा क्या? जैसे ही स्टॉप कोडोन आ गया, RF1 जाएगा ए साइट को कर देगा ब्लॉक, ए साइट को ब्लॉक कर देगा RF1। RF1 गया ए साइट को ब्लॉक कर दिया, ए साइट को ब्लॉक करने के बाद RF1 विद एसोसिएशन विद RF3, इन दोनों की एसोसिएशन के साथ ये क्या करेंगे कि जो GDP होगा उसको रिप्लेस करवा देंगे GTP से, और इसको ऐसे करवाते ही RF3 रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो गया हमारा RF3 रिलीज हो गया। तो अब क्या होगा? जो हमारा RRF बचा है, जो लास्ट हमारा बचा है, ये जाके बाइंड कर देगा ए साइड से, ए साइड से ये जाकर बाइंड करे। अभी तो ये दोनों रिलीज हो गए ना, तो ए साइड से जाकर ये बाइंड कर देगा और क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। किनको रिलीज कर देगा? अनचार्ज्ड टीआरएनए को। रिलीज अनचार्ज्ड टीआरएनए, रिलीज्ड अनचार्ज्ड टीआरएनए फ्रॉम पी एंड ई साइट, जाकर खुद बाइंड कर गया ए साइड से। आरआरएफ में जाके खुद बाइंड कर गया ए साइड से। हाइड्रोलाइसिस तो जो हमारी हो गई है, जीडीपी से जीटीपी बन गया है, वो कौन करवा लेगा? RF1 विद एसोसिएशन विद RF3। तो होगा क्या? जो हमारा अनचार्ज टीआरएनए है वो पी एंड ई साइड से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अगेन यहाँ से हम थोड़ा रिसाइकलिंग वाला सिस्टम आ रहा है। क्या आएगा कि IF3 जाके बाइंड करेगा। बाइंड कहाँ पे करेगा? 30S सब यूनिट से, आपको याद होगा ही, हमने स्टार्टिंग में इनिशिएशन भी किया। 30S से बाइंड करेगा और जो मशीनरी है वो डिसोशिएट हो जाएगी। मशीनरी डिसोशिएट्स, हेंस हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। मोर ओवर अब इससे से भी बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं? RF1 विल ब्लॉक, ऑप्शन में हमने क्या ले लिया? ऑप्शन में ले लिया ए साइट, पी साइट, ई साइट, नन। तो RF1 किसको ब्लॉक करेगा? ए साइट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, विच फैक्टर्स इन टर्मिनेशन, which factors in termination are working in association? कौन से फैक्टर्स हैं जो एसोसिएशन में काम कर रहे हैं बच्चों? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑप्शंस में हम लोग ऑब्वियसली क्या लिखेंगे? RF1 विद RF3। दूसरा ऑप्शन RF1 विद RRF, RRF with RF3, none। हमें बहुत क्लियरली पता है RF1 and RF3 are going to do this thing, do what? They are going to hydrolyze GDP into GTP and then they are going to release. Moreover, it can also be asked in this way. एक और क्वेश्चन हम लास्ट बनाकर देखते हैं, बाकी आप खुद भी बनाएंगे इससे। हम ये देखेंगे लास्ट क्वेश्चन बना के क्या बना रहे हैं हम लोग। Which factor in termination helps in release of two uncharged tRNA from P and E साइट। ये हमने क्वेश्चन बना लिया। तो हम इसमें ऑप्शन में क्या ले रहे हैं? ऑप्शन में हम लिख देंगे RRF, RF1, RF3, IF3। एक तो मैंने ये क्वेश्चन बना लिया है, तो यहाँ पे तो आंसर RRF है। मोर ओवर इसी क्वेश्चन को हम एक और पैटर्न में भी बना सकते हैं बच्चों। सोचो कैसे? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि विच फैक्टर की बजाय
RRF factor in termination helps in the release of 2 uncharged tRNA from कौन सी साइड, फ्रॉम विच साइड, विच साइड। तो हम ऑप्शंस में क्या लिखेंगे, P एंड E, B ऑप्शन क्या ले लिया, A एंड E, C ऑप्शन क्या ले लिया, E एंड A एंड P, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन। तो हमें अब बहुत क्लियरली पता है कि P एंड E इज गोइंग टू बी द आंसर। सो इन दिस वे बच्चों देखो कितना सिंपल था, हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट से मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस बना लिए, है ना, कितना बेसिक सा, कितना इजी था बच्चों। तो अब आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। तो गाइज अब आप जानते हो कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है। तो आपका काम क्या है बच्चों, आपका काम क्या है, रिवाइज करना है इस टॉपिक को आपने और प्रैक्टिस करना है इनके क्वेश्चंस को। कैसे हम एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं, कैसे हम सिंपली एक आधा वर्ड चेंज करके हमारे पास कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर जनरेटिंग फ्रॉम जस्ट 1 to 2 वर्ड्स, कैसे ही हम एक सिंपल वर्ड चेंज करके और ऑप्शंस बिना चेंज किए हमारे आंसर्स भी चेंज हो रहे हैं, और ऑप्शंस चेंज करके हमारे पास कितने मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो बच्चों अब आपका काम स्टार्ट हो रहा है, आपको रिवाइज करना है इस टॉपिक को एंड प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, इन ऐसे क्वेश्चंस को आपने इस टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। और आपकी इस प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुषमा's brought you a self learning game which game is known to be as Beyond Knowing। बियॉन्ड नोइंग लाया है सुषमा's आपके लिए। तो इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज कर सकते हो बहुत इजीली मैनर में। इस गेम की सबसे खास बात ये है बच्चों कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है, जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती है, जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है। और ये गेम आपको खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडी बहुत इजीली करवा देती है। मोर ओवर यहाँ पे आपको मोटिवेशन भी डेली, वीकली, मंथली बेस्ट लर्नर एंड मोस्ट डिसिप्लिन लर्नर जैसे कैश रिवॉर्ड्स देकर मोटिवेट किया जाता है, ताकि आप पूरे मोटिवेशन से स्टडी करें। To know more about this game, visit the link in the description। तो फिर चलिए अब हम आज का एक एमसीक्यू बनाते हैं फ्रॉम द टॉपिक जो अभी हमने स्टडी किया है। आई होप दिस इज नाउ वेरी क्लियर टू यू, और आपके लिए बहुत इजी रहेगा आज की एक्टिविटी करना, एंड दैट एक्टिविटी विल बी डूइंग इन टुडेज बियॉन्ड नोइंग गेम। ओके, तो अब कौन सी एक्टिविटी होगी, पोस्ट एमसीक्यू की, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसी से ही आपको एक अपना सेल्फ मेड एमसीक्यू जनरेट करना है। तो आज की हम एक्टिविटी में यूज करेंगे, कैसे हम उसको यूज करेंगे अभी हम वो देखते हैं। तो हम अपनी सुक्षमास के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, जैसे ही हम वहां पर जाकर अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे बच्चों, तो हमें ये कुछ ऑप्शंस विजिबल होंगे, जैसे कि वॉल, क्वेश्चन, ई नोट्स, कैलकुलेशन एंड एमसीक्यू। जैसे ही हम एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें पोस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन होगा, वो क्लिक करके हमें ये वॉल विजिबल होगी। तो जो हमने अभी टॉपिक स्टडी किया है उसी टॉपिक से हम एक सेल्फ मेड एमसीक्यू हम बना चुके हैं। उस एमसीक्यू को, उस सेल्फ मेड एमसीक्यू को हम क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों। देन कम्स द टैग। टैग आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। क्यों टैग्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने एमसीक्यू बनाया है, जो हमारा सेल्फ मेड एमसीक्यू है, उससे उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिलेगी, वो सेल्फ मेड एमसीक्यू की एक पहचान बन जाएगी उन टैग से। टैग्स कैसे होंगे, वो टैग्स होंगे जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, जैसे कि डीएनए, जेनेटिक्स, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी चीजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो सारे टैग्स हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि आपके क्वेश्चन को एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए। ओके, देन कम्स द ऑप्शन। ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में हम लोग पुट करेंगे जो हमने सेल्फ मेड एमसीक्यू बनाया है, उसमें हम ऑप्शंस पुट करेंगे। जैसे कि ऑप्शन 1 इज EFTU, मतलब कि इलोंगेशन फैक्टर TU। ऑप्शन 2 इज रिलीज फैक्टर 3, जो कि हमने ऑलरेडी आज के टॉपिक में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। ओके बच्चों, तो अब उसके बाद आता है हमने अपने चारों ऑप्शंस यहाँ पे पुट कर दिए। देन कम्स द करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो हम ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे, देन हम क्लिक करेंगे सबमिट एमसीक्यू पे। ओके, जैसे ही हम सबमिट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस वे में विजिबल होगा। ओके, तो हम उसको इस वे में हम लोग इजीली देख सकते हैं। तो बच्चों हमें जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कुछ इस वे में विजिबल होगा, जिसपे हम लोग ऐसे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था, ये हमारे ऑप्शंस थे, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए।
ओके, सो इन दिस मैनर आपके पास ये चीज विजिबल होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हमें इस एमसीक्यू को पोस्ट करके मिलेगा क्या, जो हम बियॉन्ड नोइंग में जाके पॉइंट्स टेबल पर जाके अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स है वो हर चीज के स्पेसिफिक रहते हैं, जैसे कि एमसीक्यू पोस्ट करने के हमारे 10 पॉइंट्स है, क्विज प्ले करने के हमारे 27 पॉइंट्स है। तो इस मैनर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमारे हम लोग गेन कर सकते हैं बाय डूइंग वेरियस एक्टिविटीज, जो कि हम यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे एक एमसीक्यू पोस्ट के 10 पॉइंट्स हमारे पास, क्विज प्ले के 27 है, कमेंट के हमारे पास 10 पॉइंट्स होते हैं। तो इन अ सिमिलर मैनर वी कैन इंक्रीज आवर पॉइंट्स। तो बच्चों इन पॉइंट्स का बेनिफिट क्या रहेगा, जो हमारा रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है, जैसे कि इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा रिजल्ट क्राइटेरिया रहेगा वो हमारा रिजल्ट क्राइटेरिया रहेगा, आज का रिजल्ट क्राइटेरिया है कट ऑफ एंड रैंडम, वेयर एज इस वीक का जो रिजल्ट क्राइटेरिया रहेगा वो भी क्या रहेगा, कट ऑफ एंड रैंडम। ठीक है, जबकि ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है, समटाइम्स इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स आल्सो। तो उससे बच्चों के लिए क्या रहता है, उससे हमारे न्यू कमर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी रहता है टू विन इन दिस पर्टिकुलर गेम एंड टू गेट योर कैश रिवॉर्ड्स। ओके, ताकि आप लोग भी मोटिवेट रहें। सो इस केस में बहुत इजी रहता है बच्चों आपके लिए अपने पॉइंट्स इंक्रीज करना एंड टू विन इन दिस पर्टिकुलर गेम। ओके बच्चों, तो गाइज विल एंड अप आवर टुडेज सेशन ओवर हियर। तो अब मेरे काम के बाद आपका काम शुरू हो जाता है। ओके, टू गेट माय question and notes, follow me on Suksama's. This will also allow me to see your version of questions over there. Get my profile link in description. और हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करने चाहते हो, then participate in Beyond Knowing and subscribe using my referral code, that is TAMA 26034, to play games under my group and to get maximum discount. Thank you.